इनका जो रॉ मटेरियल होता है, उसमें 5% जो रॉ मटेरियल होता है वो इनका चाइना से आता है, और जो 1.5% जो रॉ मटेरियल होता है वो इनका यूरोप से आता है। तो इनको आउटसाइडर्स पर डिपेंड होना पड़ता है, तो पर्टिकुलरली चाइना। तो दैट इज़ थिंक दैट इज़ ऑल्सो रिस्क। और इसमें एक ये भी चीज़ हो जाती है कि कल को सपोज अगर रॉ मटेरियल जो सप्लाई करते हैं वो अवेलेबल ही नहीं हो, तो इनको काफ़ी हैवी कॉस्ट पे जो लोकल सप्लायर्स हैं उन्हीं से वो मटेरियल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर कुछ भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ होती है सपोज करिए, तो इनके ये फर्नेसेस पे जो हीटिंग इक्विपमेंट्स है उस पर डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये भी एक रिस्क है। और अगर आप देखेंगे जो इनकी जो सेल्स जो ये अपनी करते हैं, जो इनको रेवेन्यू मिलता है वो इनको इंडिया और साउथ कोरिया यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं कि इनकी अपनी होल्डिंग कंपनी से कि हम यहाँ पे सेल्स कर सकते हैं जो हमारी खुद की सेल्स होगी। इंडिया और साउथ अफ्रीका को इन लोगों ने जैसे टू पार्ट्स पे लिया हुआ है कि ये जैसे जो टोटल स्टेट्स हैं इसमें से कुछ स्टेट्स जैसे 15 स्टेट या 20 स्टेट्स हमारी हैं, और बाकी की 8 स्टेट्स होल्डिंग कंपनी के, तो होल्डिंग कंपनी ही वहीं पे बिजनेस करेगी, और बाकी जगह पे सब्सिडरी कंपनी जो हमारी जो इंडिया जे एंड के इंडिया वाली की कंपनी है ये बिजनेस करेगी। ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के लिए किया हुआ है। लेकिन अगर बाहर किसी कंट्री बाहर इसको दोनों कंट्रीज को छोड़ दें, तो बाहर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो जे के इंडिया की जो ये कंपनी है इसको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी जे के ग्लोबल से, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकती है, वरना ये नहीं कर पाएगी। तो एक एग्रीमेंट इनको कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो रिस्क। देखिए एक चीज़ ये बिल्कुल समझ लीजिए, जितना ये डायरेक्टली अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे इनको उतना अच्छा मार्जिन मिलेगा। तो अगर बाकी जगह पे अगर इनको इवन दो अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पहले इनको पहले अप्रूवल्स लेनी होगी। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये भी एक रिस्क है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये फर्स्ट टाइम मैंने नोट किया है। इनके जो प्रमोटर हैं इनके एक प्रमोटर हैं, तो जब ये आईपीओ आ रहा था तो उस समय जो उनके वाइफ और जो उस प्रमोटर के जो बेटे हैं तो उनके भी इनको साइन कराने थे कि दे आर ऑल्सो ट्रीटेड, दे शुड ऑल्सो बी फॉर्म एज ए प्रमोटर, एज पार्ट ऑफ द प्रमोटर। तो फिर उनको साइन कराने थे, लेकिन ना तो इनकी उनकी वाइफ ने ना उनके जो सन हैं उन्होंने साइन किए। तो इससे क्या हुआ, इस कंपनी ने सेबी को ये बताया है कि सिंस दे आर नॉट एबल टू साइनिंग, दे आर नॉट साइनिंग, और हमने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया है, तो क्या हम इस आईपीओ को आगे लेके चलते हैं और आप हमें अप्रूवल दे दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सेबी ने बिल्कुल क्लियर कट में नो बोल दिया। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने जितनी डिटेल्स इन लोगों के पास थी, जितनी डिटेल्स इन लोगों के पास थी वो सारी की सारी इन लोगों ने उनकी वाइफ की और उसके सन की जितनी डिटेल्स हैं वो डाल दी थी, और फिर ये आगे बढ़ गए और ये आईपीओ इस तरीके से आया है। लेकिन कल को सपोज कोई नई डिटेल अगर सामने आती है तो वो एक तो इन्वेस्टर्स को नहीं पता होगी, सेकंड चीज़ होती है कि उसमें हो सकता है कि सेबी कोई पेनल्टी लगाए, दैट ऑल्सो इज़ पॉसिबल। तो जस्ट एक बहुत ही एक यूनिक चीज़ आई, सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू। इनका कोई लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट है वो सप्लायर के साथ नहीं है। जैसे जैसे इनको प्रोसेस हीटिंग इक्विपमेंट्स के ऑर्डर आते हैं ये वैसे वैसे ऑर्डर रिप्लेस करते हैं। तो इनका इनको जो सप्लायर्स हैं अगर इसके साथ लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट अगर इनके पास नहीं होता है तो वट एवर द प्राइस, जो भी प्राइस उस समय अवेल हो रही होती है जो सप्लायर की, सप्लायर वही प्राइस इन लोगों से लेगा और उनको डेफिनेटली डिस्काउंट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये इनके मार्जिन को इम्पेक्ट कर सकता है। फिर अगर बात करें ये पूरा का पूरा जो आईपीओ आ रहा है, ये पूरा आईपीओ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सारी की सारी, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें वर्किंग कैपिटल इनको पूरे चाहिए होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस समय अगर आप देखेंगे तो 103 करोड़ रुपीज़ इनकी वर्किंग कैपिटल के ऊपर लगे हुए हैं।
तो आप लीजिए एक तरह से 25% जो अमाउंट है, जो रेवेन्यू का 25% ऑफ द रेवेन्यू वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल पे लगा रहता है, तो विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और सिंस इनको ये वर्किंग कैपिटल्स डेफिनेटली इसके लिए बैंक बोरोइंग्स और ये सब इनको करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकी बैंक बोरोइंग 6 टाइम्स अब बढ़ गई है फाइनेंशियल 21 से, तो इनको इंटरेस्ट कॉस्ट भी अच्छा देना पड़ रहा है। और इनको इंटरेस्ट कॉस्ट फिर जब इनके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसको इनको जो भी रेट होता है उसी रेट पे इनको ये लेना पड़ता है, इनको बोरो करना पड़ता है। तो ये इसके लिए कारण भी इनको ये इम्पैक्ट होता है इनके मार्जिन्स पे, कि उसमें इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा होगा तो इनको डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। और ये फॉरेन एक्सचेंज तो डेफिनेट कि 70% का रेवेन्यू होता है, तो ये इस तरीके से उसमें भी प्रॉब्लम पे आता है। और इनके कई रिस्क जैसे कि होते हैं कि इनके ऊपर वो क्रेडिट रेटिंग्स अगर इनकी गिरती है, क्योंकि ये बोरो करते हैं और क्रेडिट रेटिंग्स गिरती है, तो डेफिनेटली जो भी ये पैसा उठाएंगे मार्केट से ये भी कॉस्टली इनको मिलेगा। इनके कुछ जो टैक्स प्रोसीडिंग्स के इनके केसेस चल रहे हैं, रफली अराउंड 10 केसेस हैं, जिसमें इनकी ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं, जस्ट 40 लाख की लाइबिलिटी इनकी आ रही है। पर वो सिर्फ टैक्स के केसेस हैं कि शॉर्ट जो टैक्स हैं वो दिया हुआ है। और ये जो लोगो है ये अपने जो इनकी जो होल्डिंग कंपनी है JNK ग्लोबल, उसका लोगो यूज़ करते हैं। तो कल कोई फैनी केस लाइक वो लोगो ले लेते हैं तो मतलब इनके पास ये एक डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि राइट नाउ दे आर यूजिंग द लोगो ऑफ अ वेरी फेमस कंपनी, जो टॉप कंपनी है साउथ कोरिया की। और उसके बाद जो इनका फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है, उस फैब्रिकेशन प्रोसेस या तो क्लाइंट पे ही करते हैं या ये इन्होंने बाहर थर्ड पार्टी वेंडर्स दिए वहाँ पे करते हैं। हाउएवर ये अपनी जो इनकी जो जगहें हैं, 2 जगह पर ये अपना फैब्रिकेशन पर जो वर्क है वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फैब्रिकेशन वर्क वो ये करेंगे तो क्या होगा कि वो अगर जब तक फैब्रिकेशन वर्क होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ये उस समय कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो इनको वो कंप्लीट पहले करना पड़ेगा, फिर ये तभी उसी प्रोजेक्ट में दूसरे प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। तो वो जो टाइम जो कंज्यूम होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करेगा। और कंपनी को बेटर एक सिलेक्शन करनी होगी, या तो वो न्यू प्रोजेक्ट करें या फैब्रिकेशन प्रोसेस करें, तो ये भी एक रिस्क आता है। एंड दैट्स इट। इसी के साथ मैं JNK इंडिया IPO को कंक्लूड करता हूँ। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। इसी पर लेकिन मैं आज आपको एक छोटी सी अपडेट और कर देता हूँ। लाइक जो एलन मास्क का मैंने एक बताया था कि अप्रैल 22 को वो आ रहे हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि ही विल नॉट बी कमिंग टुडे। तो एलन मास्क नहीं आ रहे हैं बिकॉज ही इज़ वेरी बिजी इन टेस्ला के ऑब्लिगेशन से, तो वो नहीं आ पा रहे हैं। और अब चाइना ये ट्राई कर रहा है कि वो टेस्ला जो कंपनी आए वो इंडिया पे ना आए और हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आना बहुत ज़रूरी है। जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी देन ओनली विल बी गेटिंग मोर जॉब्स, इंफ्रा अच्छा होगा, टैक्स कलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के अच्छे होंगे, और जब जॉब्स होंगी तो एम्प्लॉयज़ के हाथ में जो एम्प्लॉय हैं वो जैसे उनके हाथ में पैसा होगा, और तभी वो जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हैं या कंज्यूमर स्टेपल्स हैं या जैसे के PVR, टाइटन, ट्रेंड, इन सब की डिमांड्स बढ़ेगी, और कंजम्पशन के कारण जो स्टेपल्स हैं FMCG कंपनीज हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और इस तरह से बैंक की डिमांड्स भी बढ़ती है जब कोई लोन लेता है। तो ये कम्प्लीटली एक बड़ी साइकिल होती है जब कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है तो। और ये इन्वेस्टमेंट की जो साइकिल होती है वो परपेचुइटी होती है, क्योंकि एवरी ईयर ये जब कोई इन्वेस्ट कर लेता है तो उसके बाद ये साइकिल घूमती जाती है। तो अगर सो लाइक दिस इन्वेस्टमेंट शुड कम टू इंडिया, तो लेट्स सी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी इंडिया में आना चाहती थी, बट फॉर सम रीज़न वो नहीं आ पाई। उन्होंने 2008 पे फिर वियतनाम पे फैक्ट्री खोली थी, और आज उस फैक्ट्री पे 1,10,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। और वहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है जो सैमसंग में, वो 25% ऑफ देयर GDP है। मतलब 1/4 जो GDP है वो सैमसंग के प्रोडक्ट्स के कारण ही है। तो सोचिए कि इंडिया ने उस समय कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज़ करी है।
तो वी शुड नॉट मिस लाइक एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और हमें दोनों हाथों से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेना चाहिए, बिकॉज ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और ये काफ़ी अच्छा होता है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।